Hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your educator Zakwan Sheikh. So today we are starting with a very interesting topic with the next topic जो कि हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके पहले हमने डीपीएस पे आर्टिकल्स देखे जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा वो थोड़ा रिवाइज करेंगे, इसके वजह से भी आपका भी रिवीजन हो जाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डीपीएस पे आर्टिकल्स देखे थे, आर्टिकल 45 टू आर्टिकल 51 देखे जो कि लास्ट फेज था डीपीएस पे आर्टिकल्स का। किस डायरेक्शन, किस राइट्स पार्लियामेंट को दिए गए हैं, किस कौन से डायरेक्शंस इसमें गवर्नमेंट को दिए गए हैं, है ना, क्या राइट्स इसमें सिटीजन्स को दिए गए हैं, है ना, ये सब हमने देखा। अगर आपको उस पॉइंट में अगर कोई आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब आज हम देखेंगे क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पार्ट्स है इसमें, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने पास किए और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को किस किस केसेस में हमने चैलेंज किया। तो उसके बाद में आर्टिकल 368 क्यों इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, क्यों इसे कहा जाता है दैट इज अटैक टू द डेमोक्रेसी, है ना। तो हम सब सीखेंगे, हम सब आपके कंसेप्ट पूरे करेंगे, पूरे क्लियर करेंगे आपके। तो आपको अगर कंसेप्ट पूरे क्लियर करने हो दोस्तों तो आपको इमेजिनेशन पावर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो इमेजिनेशन पावर आप कैसे बढ़ाएंगे, बिकॉज आपको उस कंडीशन में जाकर सोचना पड़ेगा, है ना, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। आपको एक डीप स्टडी लगता है, अगर यूपीएससी आईएएस आप यूपीएससी एग्जाम्स देते हो तो आपको डीप स्टडी की बहुत ज़रूरत होती है ना। तो वो कंसेप्ट वाइज आपको जाना पड़ेगा। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स बहुत है यहाँ पर, मानता हूँ कि पॉलिटी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, बट हम आपके पूरे कंसेप्ट सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरे कंसेप्ट आके क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका ऐसा कोई भी पार्ट नहीं रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या पॉलिटी सब्जेक्ट का जो आपका क्लियर नहीं हुआ हो। अगर आप हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप 101% आपको स्कोर होगा पॉलिटी सब्जेक्ट में, जो कि 30% ऑफ द सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस में आता है। मैं पहले से आपको बोलते आ रहा हूँ, है ना दोस्तों। तो आपको कैसे पढ़ना है, कौन से स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, तो आपको किस अटेंशन से पढ़ना है ना, किस पॉइंट्स को आप कैसे पढ़ना है स्ट्रेटेजी, हम सब बताएंगे आपको। मैं आपको पहले वीडियो से सब स्ट्रेटेजी बताते आ रहा हूँ। अगर आप मेरे पहले वीडियो देखते हो तो आप को समझ में आ गया होगा, स्ट्रेटेजी आपने अपना ली होंगी। अगर आप वो स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करते हो तो आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, है ना दोस्तों। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी यूज़ कर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर लिंक वर्क नहीं होती हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कंसेप्ट्स यूपीएससी, जिसमें आपको पीडीएफ्स, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। एनालिसिस ऑफ पॉलिटी पेपर, क्या प्रीलिम्स में क्या मेंस में एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस पॉलिटी पेपर, पॉलिटी सब्जेक्ट के और अलग अलग सब्जेक्ट के, अगर सिर्फ पॉलिटी के नहीं आपके सब सब्जेक्ट के आपको सब पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स सब मिल जाएंगे, है ना। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, है ना। तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने 3 डायनामिक बैचेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट्स 29 जून, जो कि उनका कोर्स 29 जून से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, दैट इज यूपीएससी सीएससी 2020-21। तो इसमें आपको 3 बैचेस मिलेंगे दोस्तों। देखिए, मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 ये बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है ना, और लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021 ये हिंदी जीएस बैच कोर्स है। आपको हिंदी वर्जन भी इसमें मिल सकता है सीखने को आपको 3 बैचेस में। और लास्ट बैच जो है एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, आपको तीनों लैंग्वेज में इसको सीखने को मिल सकता है। और आप जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो इसके सब्सक्रिप्शन प्लान देखिए दोस्तों, 24 मंथ में आप कर सकते हैं 67% तक सेव। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं ट्यूशन में आपको नहीं मिलेगा जो अनअकैडमी देता है। बहुत इकोनॉमिकल ये कोर्सेस है ना। तो अगर आप 67% सेव कर सकते हैं मीन्स अप टू 1667 पर मंथ आप सेव कर सकते हैं दोस्तों, है ना। ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं, किस क्लास में आपको ऐसे सेव नहीं कर सकते आप। तो अगर आप यूपीएससी वाईटी प्रोमो कोड हमारा यूज़ करते हैं तो आपको 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे सिर्फ, है ना। आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे प्रोमो कोड यूज़ करने के बाद। तो जल्द से जल्द हमारे प्रोमो कोड यूज़ करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को। बहुत ही इकोनॉमिकल ये कोर्सेस हैं, है ना दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। और 12 मंथ का भी ये कोर्सेस है, आप सब्सक्रिप्शन प्लान देखिए, 12 मंथ्स में आप 54% सेव कर सकते हैं, मीन्स 3667 पर मंथ आप सेव कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, और अगर आप यूपीएससी वाईटी प्रोमो कोड हमारा यूज़ करते हैं तो आपको इमीडिएटली 10% डिस्काउंट राइट नाउ अप्लाई करते ही मिल जाएगा। और आपको सिर्फ 39,600 ही पे करने पड़ेंगे फॉर 12 मंथ्स आउट ऑफ 44,000, है ना। और आप जल्द से जल्द इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करो। बहुत इकोनॉमिकल ये कोर्सेज है, तीनों बैचेस में आपको सीखने को मिल सकता है। और बहुत ही एक्सपीरियंस
टीचर से आपको सीखने को मिल सकता है, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी, कैसे वो पढ़ते हैं, है ना, कैसे वो सिखाते हैं, आपको सब उनकी स्ट्रैटेजी मालूम हो सकती है अगर आप इन कोर्सेज़ को सब्सक्राइब करते हो। तो आप जल्द से जल्द इन कोर्सेज़ को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या एलिमेंट्स इसमें है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या इसकी हिस्ट्री है, हम सब देखेंगे आज दोस्तों। और इसमें किस क्वेश्चन को किस टॉपिक पर पूछा गया है हम सब देखेंगे। प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है किस टॉपिक पर, मेंस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है किस टॉपिक पर, हम सब देखेंगे दोस्तों, नो डाउट अबाउट इट। आपका कैसे स्कोर बड़ा हो हम उस पर ध्यान देंगे दोस्तों। आपका स्कोर कैसे बड़ा हो पॉलिटी पेपर्स में और पॉलिटी एग्ज़ाम में, पॉलिटी प्रीलिम्स में और मेंस एग्जामिनेशन में, तो आप पॉलिटी के ऐसा स्टडी करो जिसकी वजह से आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े, और रिवीजन भी आप करो तो आप थोड़े ही देर में उसको पूरा पढ़ लो। ऐसे आप स्टडी करो दोस्तों, है ना, ऐसे स्ट्रेटेजी से आप स्टडी कर लो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आर्टिकल 368 हम पढ़ेंगे आज, आर्टिकल 368। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि आर्टिकल 368 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है, जिसके आर्टिकल 368 को क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्यों इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब हम देखेंगे दोस्तों। नाउ क्या दिया गया है आर्टिकल 368 में, हाँ क्या दिया गया है हम सब देखेंगे। तो क्या दिया गया है दोस्तों, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पावर amend by the way of addition, variation, repeal any provision for this in according to the procedure laid down in this article or in this constitution, है ना। अब ये आर्टिकल ध्यान से सुनिए दोस्तों, है ना, पूरा अटेंशन से आर्टिकल पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है ना। तो इस आर्टिकल पे आपका सब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड है। अगर ये आर्टिकल आप पूरे अटेंशन से पढ़ेंगे तो आपके सब कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर, पूरा टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम। अभी आर्टिकल ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट वर्ड यूज़ किया है ना, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट ये वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो लेजिस्लेचर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ना, लेजिस्लेचर का यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है ना दोस्तों, कोई रोल नहीं, लेजिस्लेचर का कोई काम नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर पार्लियामेंट को डिस्क्राइब किया है तो पार्लियामेंट का ही रोल है यहाँ पर, लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट, यू कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आप कहा गया ना, रिपेल एनी प्रोविजन फॉर दिस अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन चेंज, यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर कहा गया है दोस्तों। अब एनी ये जो वर्ड है बहुत ही मुसीबत पैदा करने वाला है आगे, तो कैसे ये प्रॉब्लम्स खड़ी करने वाला है हम देखेंगे ही। नाउ यू कैन अभी, लेकिन एक आप आर्टिकल 13 देखेंगे, हम फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आर्टिकल 13 अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 13 में कहा गया है पार्ट 3 में, तो अब यहाँ पर यू कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स, है ना, आर्टिकल 13 में तो कहा गया यू कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो गई ना, आप आर्टिकल 368 में बोल रहे हो कि यू कैन ऐड, यू कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट, एनी, यहाँ पर ऐसे बोला नहीं गया है कि फंडामेंटल राइट्स को आप टच नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप बोला गया है कि एनी, यू कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पर आर्टिकल 13 पार्ट 3 से, पार्ट 3 ये फंडामेंटल राइट्स है, आपको मालूम होगा, हमने देखा है, सब डिस्कस किया है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 सब हमने डिस्कस किए हैं। और आर्टिकल 13 ये कहता है कि यू कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स, यू कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल राइट्स, है ना, आप एक भी वर्ड उसमें से चेंज नहीं कर सकते। अब ये तो यहाँ प्रॉब्लम है ना दोस्तों, कि आर्टिकल 368 बोल रहा है कि यू कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 13 बोल रहा है कि आप यू कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स। अब ऐसा क्यों है, चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों, है ना। नाउ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 जब नेहरू गवर्नमेंट ने पास किया था, तब नेहरू गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31 को अमेंड किया था। अब आर्टिकल 31 आपको ध्यान में आया होगा कि इट इज़ ए फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स शुरू होता है आर्टिकल 12 से और ख़त्म होता है आर्टिकल 35 तक, है ना। तो आर्टिकल 31 अमेंड किया था नेहरू गवर्नमेंट ने। तो आर्टिकल 31 डील्स विद एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 डील्स विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब आर्टिकल 31 इज ए पार्ट 3, है ना, ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये तो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है ना, जो कि आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 35 से खत्म होता है ना। अब आर्टिकल 31 तो अमेंड किया, है ना, हमने आर्टिकल 31 तो अमेंड किया नेहरू गवर्नमेंट ने, तो आपका आर्टिकल 13 तो वायलेट हो गया ना, आर्टिकल 13 तो वायलेट हो गया। अब आर्टिकल 13 के क्या बोलता है कि आप यू कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स, बट यहाँ पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में तो नेहरू गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31 को अमेंड किया, इट्स राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड किया, है ना। तो उसके वजह से आपका आर्टिकल 13 तो वायलेट हो गया, है ना। तो इस
केस को ध्यान में रखते हुए इस केस को चैलेंज किया गया है। दैट इज फर्स्ट केस शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, है ना। अब शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में इस केस को चैलेंज किया गया। नाउ तो हमने बोला कि नेहरू गवर्नमेंट हाउ पास सच लॉ, कैसे ये लॉ पास कर सकता है नेहरू गवर्नमेंट, है ना। कैसे आर्टिकल 31 चेंज कर सकता है, बल्कि आर्टिकल 13 तो कहता है यू कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो आर्टिकल 31 कैसे चेंज करता है कैसे चेंज कर सकता है नेहरू गवर्नमेंट्स बाय द अंडर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, तो ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को और लेजिस्लेटिव पावर को दोनों को अलग अलग देखा, है ना दोस्तों। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और लेजिस्लेटिव पावर को दोनों अलग अलग कर दिया और फिर क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने दैट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 इज एब्सोल्युटली वैलिड, उसे वैलिड बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। तो इसके बाद अब इसको तो वैलिड शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 को तो वैलिड बताया गया, है ना। तो आर्टिकल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 को तो वैलिड बताया गया, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लैरिफाई कर दिया। तो इसके बाद सेकंड केस सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964, है ना। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो इसके बाद 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1964 जो आया उसने राइट टू प्रॉपर्टी को हिट किया, है ना। अब राइट टू प्रॉपर्टी को हिट किया तो फंडामेंटल राइट्स को हिट किया, है ना दोस्तों। तो उसके बाद इसको चैलेंज करने के लिए सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964 ये आया, है ना दोस्तों। नाउ तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला, फिर क्लैरिफाई किया, फिर आर्टिकल 368 पढ़ा कि यू कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट, यू कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर आर्टिकल 368 करा और फिर और बोला सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1964 इट्स ए वैलिड, एब्सोल्युटली वैलिड, हाँ। तो फिर बाद में फिर जब सज्जन सिंह को चैलेंज किया, जब सज्जन सिंह केस को फिर से चैलेंज किया, फिर से रिवाइज किया, तो वो केस बन गया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, है ना। जब सज्जन सिंह के केस को फिर से रिवाइज किया, फिर से चैलेंज किया गया, है ना, तो वो केस हुआ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में इस केस में हुआ क्या जो किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा इस केस में, तो किसी ने एक थिंक भी नहीं किया था, थिंकिंग भी ऐसे किसी की नहीं थी कि ऐसा हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट तो इस केस में शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह दोनों केस को ओवर रूल कर दिया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। जो दो केस होकर गए थे दैट इज शंकर प्रसाद वर्सेस सज्जन सिंह, ये दोनों केस को ओवर रूल किया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये ऐलान किया कि आर्टिकल 368 सब कुछ कर सकता है ना। आर्टिकल 368 सब कुछ कर सकता है बट इट कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल राइट्स, इट कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो ये बाद में घोषणा की सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 368 सब कुछ कर सकता है बट इट कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, है ना। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, है ना। तो इट इज़ ए मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। तो शी वेटेड, उनको ये पसंद नहीं आया, है ना। तो शी वेटेड फॉर सम टाइम्स। तो नाउ नेक्स्ट में फिर 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, है ना। 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या कहा गया दोस्तों, तो देखिए नहीं क्या कहा गया 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या सुधारणा की गई, है ना, आर्टिकल 13 में। तो देखेंगे हम अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज 3 द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड नेमली। ध्यान से सुनना किस क्लॉज को यहाँ पर अमेंड किया गया है दोस्तों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्लॉज 4 नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर द आर्टिकल 368, है ना। अब आर्टिकल 13 इज कंप्लीटली यूजलेस अगेंस्ट द आर्टिकल 368। ये क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा कि आर्टिकल 31 को ही इटसेल्फ अमेंड किया गया, है ना। अब जो आर्टिकल 31 था इट इज़ ए लिमिटेशन टू द आर्टिकल 368 जो कि हमने 3 केस में देखा था, शंकर प्रसाद, सज्जन सिंह और गोलकनाथ केस में, है ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 368 इज नॉट टच, इट कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स, है ना, जो कि आर्टिकल 13 को देख कर कहा सुप्रीम कोर्ट ने। बट 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत तो हमने आर्टिकल 13 को ही क्या कर दिया, अमेंड किया। तो क्या अमेंड किया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर द आर्टिकल 368। ये चीज़ हमने अमेंड की। तो आर्टिकल 13
ये बताया गया कि आर्टिकल 13 कंप्लीटली यूजलेस है अगेंस्ट द आर्टिकल 368, है ना। तो यू कैन नॉट टच द आर्टिकल 368 विद आर्टिकल 13, है ना। आर्टिकल 13 इज नॉट ए लिमिट टू द आर्टिकल 368। ये एक अमेंडमेंट किया गया यहाँ पर 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा, है ना दोस्तों। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, चलो आगे देखते हैं हम। तो आर्टिकल 368 ऑल्सो, अभी 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत आर्टिकल 13 को भी अमेंड किया गया, हाँ। इट इज़ कम्प्लीट यूजलेस अगेंस्ट द आर्टिकल 360 ऐसा बताया गया, और साथ साथ आर्टिकल 368 को भी अमेंड किया गया। तो क्या अमेंडमेंट की गई आर्टिकल 368 को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा? तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पावर बाय वे ऑफ एडिशन, variation and repeal any provision of its constitution in accordance with the procedure laid down in the article, है ना। अब यहाँ पर तो इन अदर वर्ड्स हमारी तो डेमोक्रेसी गई, पूरी डेमोक्रेसी गई हमारी, क्योंकि यहाँ पर हमने जब आर्टिकल 368 को अमेंड किया तो वहाँ पर अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई है आर्टिकल 368 को, है ना। तो यू कैन चेंज, यू कैन सब्ट्रैक्ट, यू कैन ऐड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर अनलिमिटेड पावर्स दी गई विद द पार्लियामेंट। ये ध्यान से सुनना दोस्तों कि इन अदर वर्ड्स हमारी तो डेमोक्रेसी गई ना। तो आर्टिकल 368 को जब हमने अमेंड किया तो पार्लियामेंट, विद द पार्लियामेंट हमने अनलिमिटेड पावर्स दी आर्टिकल 368 को, है ना। तो आई होपफुली इसको चैलेंज किया गया। तो कब चैलेंज किया गया, किसने चैलेंज किया गया? तो वो केस था दोस्तों केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो इसको केस को चैलेंज किया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ने। तो अगर मैं आर्टिकल 368 को, अगर ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों, ध्यान से सुनना, अगर मैं आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड पावर्स दे दूँ, है ना, तो मेरी डेमोक्रेसी भी कुछ काम की नहीं ना, है ना। डेमोक्रेसी तो गई। अगर मैं आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड पावर्स दे दूँ तो मेरी डेमोक्रेसी को खतरा है ना। तो यही केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड पावर्स दे देते हो, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला केशवानंद भारती केस में दोस्तों, अगर आप आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड पावर्स दे देते हो तो इट किल डेमोक्रेसी, है ना। ये तो डेमोक्रेसी को किल्स करता है ना। ये डेमोक्रेसी को खतरा है, इट इज़ हार्मफुल टू द डेमोक्रेसी, है ना। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, आर्टिकल 30 इज नॉट द लिमिटेशन टू आर्टिकल 368। ये तो अमेंडमेंट 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा तो बताया गया, है ना दोस्तों, कि आर्टिकल 13 इज नॉट ए लिमिटेशन टू द आर्टिकल 368, है ना। तो ये मान लो, इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी लिमिटेशन टू आर्टिकल 368, है ना दोस्तों। अब आर्टिकल 13 इट इज नॉट लिमिटेशन टू आर्टिकल 368। अब आर्टिकल 13 इज ए पार्ट ऑफ ए फंडामेंटल राइट्स। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो। आर्टिकल 13 इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स इज नॉट ए लिमिटेशन टू द आर्टिकल 368। तो फिर आर्टिकल 13 तो लिमिट नहीं कर सकता, तो फिर कौन कर सकता है? ये तो आपके दिमाग में सवाल आएंगे ना। तो फंडामेंटल राइट्स भी लिमिटेशन नहीं है आर्टिकल 368 को, आर्टिकल 13 भी लिमिटेशन नहीं है आर्टिकल 368 को। तो फिर ये तो लिमिटेशन नहीं है, तो फिर कौन लिमिट कर सकता है आर्टिकल 368 को? कौन रोक सकता है आर्टिकल 368 को ये अनलिमिटेड पावर्स देने को, है ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडिया इज़ एन आइडिया, है ना। इंडिया एक आइडिया है भाई, इंडिया एक विजन है, इंडिया एक सेक्युलर है, डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों से इंडिया बना हुआ है ना। इंडिया इज़ एन आइडिया, है ना। इट इज़ नॉट ओनली द टेरिटरी, इज़ नॉट ओनली द मैप ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ आइडिया। ये सब कम्बिनेशन कर एक इंडिया बना है, सेक्युलर, डेमोक्रेसी, ये सब को ध्यान में रखकर इंडिया बना है ना। नाउ तो इसे कहते हैं फिर उगम हुआ केशवानंद भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का, है ना। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वहाँ से उगम हुआ, हाँ, वहाँ से एक सोच पैदा हुआ, एक आइडिया पैदा हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, इट इज़ ओनली लिमिट टू द आर्टिकल 368। ये क्लैरिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जब आर्टिकल 368 को कौन लिमिट कर सकता है, तो वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो हमने ये तो कहा, ये कहाँ लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये लिमिट कर सकता है आर्टिकल 368, ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अलग अलग पार्ट में हो सकता है ना। ये अलग अलग पार्ट में हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये अलग अलग जगह से लिया जा सकता है ना। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो कंसेप्ट है ये अलग अलग पार्ट से लिया जा सकता है, ये अलग अलग जगह से लिया जा सकता है। सो इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द जज। अब ये कौन ले सकता है अलग अलग पार्ट से, इसके किसको अधिकार दिया है? सो इट हैज़ बीन लेफ्ट टू जज। अगर जज को इट इज़ लेफ्ट टू द
जज, इट इज ए टोटली जुडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जुडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये किसको अधिकार है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करने का, तो वो है जज। इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द जज। अगर जजेस को लगेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। अगर ये नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये पार्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते। इट इज़ अलाउड, है ना। सो इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द जुडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। जुडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये दे दिया गया, ये अधिकार दे दिया गया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन कब कंसिडर कर सकते हो और कब नहीं कर सकते हो, है ना दोस्तों। तो 24 अप्रैल 1973 को ये आइडिया दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन अंडर द केस, कौन से केस में दौरा, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला दोस्तों। ये केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली लिमिट टू द आर्टिकल 368। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना दोस्तों। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इज टोटली इज बीन लेफ्ट टू द जुडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द जुडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द जजेस। तो वो डिसाइड करेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर वो होता है तो आप इसे चैलेंज कर सकते हो, है ना। अगर वो नहीं होता है तो इट इज़ अलाउड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि केशवानंद भारती केस के द्वारा किस कंसेप्ट का उगम हुआ दोस्तों, किस कंसेप्ट का जन्म हुआ दोस्तों, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है, ये सिर्फ कौन बताएगा दोस्तों, ये जजेस के ऊपर है ना। कोर्ट्स में जो जज होते हैं ये वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो वो आया 24 अप्रैल 1973 को ये आइडिया लिया, है ना दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया गया हमें। नाउ एप्लीकेशन ऑफ BST, है ना। आफ्टर द केशवानंद भारती केस, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो का माना जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, जो कि 24 अप्रैल 1973 का वो कंसेप्ट लिया गया, वो कंसेप्ट को खोज निकाला गया। तो क्या है इसके एप्लीकेशंस, क्या है इसके अंडर के एप्लीकेशंस ऑफ BST, है ना। तो हम देखेंगे दोस्तों एक एक करके। नाउ फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन आया, कब आया कि जब 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 आया, है ना। जो फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जब कंसिडर किया गया, कब आया दोस्तों, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 जब आया। नाउ जब इंदिरा गांधी मैडम ने आर्टिकल 329, है ना, ए बनाया था, है ना। जब इंदिरा गांधी मैडम ने, जब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा जी, तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 329 ए बनाया था। तो उसमें बोला था कि स्पीकर्स और प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होंगे उसमें जुडिशरी रिव्यू नहीं होगा, है ना। उसमें जुडिशरी रिव्यू नहीं होगा, जुडिशरी रिव्यू नहीं यूज़ हो सकता। जो स्पीकर्स के और प्राइम मिनिस्टर्स के जो इलेक्शन होंगे उसमें जुडिशरी रिव्यू नहीं यूज़ हो सकता, है ना। तो इंदिरा नेहरू गांधी केस, तो इसको चैलेंज किया इंदिरा नेहरू गांधी केस वर्सेस राजनारायण केस 1975, है ना। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 को इसको चैलेंज किया गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला यू कैन नॉट, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जुडिशरी रिव्यू को बंद नहीं कर सकते, है ना। आप जुडिशरी रिव्यू को यूज़ होना नहीं रोक सकते, बिकॉज जुडिशरी रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। यहाँ पर बोला गया, ये केस में बोला गया, नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 को बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि जुडिशरी रिव्यू यूज़ हो सकता है। यू कैन नॉट, आप रोक नहीं सकते जुडिशरी रिव्यू को यूज़ होने से, है ना। ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के सब के केसेस में, सबके इलेक्शंस में यूज़ हो सकता है ये जुडिशरी रिव्यू। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो इट इज़ ए पास ऑफ ए, क्यों यूज़ हो सकता है, क्यों इसे आप बंद नहीं कर सकते। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया, है ना। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला बट यू कैन नॉट टच द जुडिशल रिव्यू, है ना, सिंस द जुडिशल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। एंड नाउ साथ साथ ये भी बोला कि आर्टिकल 13 इज नॉट ए लिमिटेशन टू द आर्टिकल 368, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, इट इज नॉट ए लिमिटेशन टू द आर्टिकल 368 सिंस जुडिशल रिव्यू यू कैन नॉट टच द जुडिशल रिव्यू बिकॉज जुडिशल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि बोला कि जुडिशरी रिव्यू यूज़ हो सकता है, स्पीकर्स के इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, सब में यूज़ हो सकता है जुडिशरी रिव्यू, बिकॉज जुडिशरी रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ ए, किसका पार्ट है दोस्तों, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए डॉक्ट्रिन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, जो कि 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के बाद ये लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यू कैन नॉट यूज, तो आर्टिकल 36 इज नॉट ए लिमिटेशन टू आर्टिकल 368, है ना, सिंस फंडामेंटल राइट्स इज ए not a limitation to article 368 now, and since judicial review you cannot touch the judicial review because judicial review is a part of a basic structure of doctrine.
आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप सब समझ गए होंगे, आपको सब कंसेप्ट आपके क्लियर होते होंगे। अगर आपके कोई भी कंसेप्ट दोस्तों अगर क्लियर नहीं होते हो तो आप प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन करिए, है ना। तो आगे हम देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, है ना। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जब आया तो उसमें सेक्शन 4, है ना, उसमें सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में उसमें बोला गया था कि आर्टिकल 368 के बाद एनी अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट शैल नॉट बी चैलेंज बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इन अदर वर्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं रहेगा, है ना। ये सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में ये बोला गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के कि क्या बोला गया था, एनी अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट शैल नॉट बी चैलेंज बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इन अदर वर्ड्स कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब यहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू नहीं रहेगा, ऐसा बोला गया था। कि कब बोला गया था दोस्तों, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान, है ना। देन केम द ह्यूज केस। अब यहाँ पर इसको चैलेंज करने के लिए बहुत ही ह्यूज केस यहाँ पर आया, जिसे कहते हैं मिनर्वा मिल्स केस 1980, है ना दोस्तों। कि इसको चैलेंज करने के लिए मिनर्वा मिल्स केस 1980, दैट इज एवरीथिंग इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। हाँ, इसमें बोला गया कि एवरीथिंग इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्लैरिफाई किया कि ऐसा आप नहीं कर सकते, है ना। हमने एप्लीकेशन ऑफ डॉक्टर में भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कि इंडिया में ऐसा कौन सा ऑफिस नहीं है, ऐसी कौन सी चीज़ नहीं कि अंडर जुडिशियल रिव्यू नहीं रहेगा, सब अंडर जुडिशियल रिव्यू रहेगा। जुडिशियल रिव्यू आप ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं ख़त्म कर सकते दोस्तों, बिकॉज इट इज पास ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, है ना। तो आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, है ना। तो ये केस बहुत ही बड़ा केस माना जाता है दोस्तों, दैट इज़ मिनर्वा मिल्स केस 1980। हाँ, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप नहीं कर सकते बंद, है ना। जुडिशियल रिव्यू आप रोक नहीं लगा सकते, जुडिशियल रिव्यू यूज़ होगा, है ना। तो इंडिया में ऐसा कोई ऑफिस नहीं है दोस्तों जहाँ पर जुडिशियल रिव्यू यूज़ नहीं होता, सब में जुडिशियल रिव्यू यूज़ होगा। और ऐसा भी नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं यूज़ हो सकता, है ना, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि बिकॉज यू कैन नॉट टच जुडिशियल रिव्यू बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप सब समझ गए होंगे, है ना। आपके पास आपके कंसेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे। दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, क्या है 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, है ना। क्या है शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्या है सज्जन सिंह वर्सेस, क्या है गोलकनाथ केस, है ना। तो कब आया, क्या है केशवानंद भारती केस 1973, आपको सब समझ में आया होगा। और क्या है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, क्या बताया गया था सेक्शन 4 में और सेक्शन 5 में, है ना। कि इसमें इन अदर वर्ड्स में बताया गया था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं रहेगा। फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, तो फिर मिनर्वा मिल्स केस 1980 में बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी जुडिशियल रिव्यू रहेगा, है ना। यू कैन नॉट टच जुडिशियल रिव्यू सिंस इट इज द पार्ट ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आपको सब समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। तो इसमें मैं आपको पहले ही बोला था स्टार्ट में, तो इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में, है ना। तो क्या क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो विच जजमेंट इवॉल्व द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, है ना। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन कि विच जजमेंट इवॉल्व द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, तो वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, दैट इज मिनर्वा मिल्स केस 1980। जब मिनर्वा मिल्स केस 1980 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुआ था, है ना दोस्तों। तो विच जजमेंट गिव्स बर्थ, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, विच जजमेंट गिव्स बर्थ टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच जजमेंट गिव्स बर्थ टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है केशवानंद भारती केस 1973। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली लिमिटेड टू द आर्टिकल 368, है ना। नाउ आर्टिकल 13 इज नॉट लिमिटेड टू द आर्टिकल 368, fundamental right is not a limit to the article 368, but basic structure, the only one and only thing, basic structure of the constitution is limited to the article 368 and the decision is been left to the judge. I hope you understanding, आप सब समझ गए होंगे। तो 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, which case evolved the basic structure of constitution, that is Minerva Mills case 1980, and which case gives birth to the basic structure of the constitution, that is Keshwananda Bharati case 1973. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप सब समझ गए होंगे, आपके सब कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, है ना। अगर आपकी कोई भी कंसेप्ट इस टॉपिक पे क्लियर नहीं होते हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हम अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका स्कोर कैसे बड़ा हो हम उस पर ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। तो पढ़ाई करते रहिए, है ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, है ना दोस्तों। तो स्टे होम, स्टे सेफ।
थैंक यू। हम अगले वीडियो में फिर से जुड़ेंगे अगले नए टॉपिक पे, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम शुरू करने वाले अगले वीडियो से, है ना। तो आपकी इस टॉपिक पर अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हो, कोई डाउट रिमेन रहता हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।